नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार की राजधानी पटना में मशहूर उद्योगपति और बीजेपी नेता गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह घटना शुक्रवार देर रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई, जब खेमका अपने घर के पास कार से उतरे और अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस हत्याकांड ने न केवल व्यापारी समुदाय में डर पैदा किया, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने इसे महा जंगलराज और रिवर्स जंगलराज का नाम देकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाना से चंद कदम दूर एक बड़े व्यापारी की हत्या, क्या अब भी जंगलराज नहीं कह सकते? कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से जवाबदेही की मांग की। उनका कहना है कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 2018 में हत्या के बाद भी सरकार ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता जैसे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने दावा किया है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जो अपराधी हैं उनको जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए डीजीपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पटना पुलिस ने एसआईटी गठित की है और शूटर की पहचान भी कर ली गई है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, जिसकी वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा गया। लेकिन जब उन्हीं के सीएम रहते पटना में बड़े व्यापारी की हत्या हो गई, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो विपक्ष हमला करने का मौका कहां छोड़ने वाला था। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी, तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह, आज क्या है, आज क्या स्थिति है। इस घटना ने आरजेडी और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। विपक्ष गोपाल खेमका हत्याकांड के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधी जो भी हों बच नहीं सकते। अपराधी को सजा मिलेगी, अपराधी बच नहीं पाएंगे। चुनावी साल है, ऐसे में छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा बन जाता है। यहाँ तो बिहार की राजधानी में बड़े व्यापारी की हत्या हुई है, तो सियासी वार पलटवार का होना लाजिमी है। खेमका हत्याकांड के खुलासे में जितनी देरी होगी, बिहार का राजनीतिक पारा उतना ही चढ़ता जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान थोड़ी देर में जुड़ेंगी और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता आपसे, पटना का वीआईपी इलाका है गांधी मैदान, जहां एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हुई है, जबकि घटना वाली जगह से डीएम आवास की दूरी 200 मीटर है। गांधी मैदान थाने की दूरी महज 300 मीटर है। पुलिस कंट्रोल रूम भी ज्यादा दूर नहीं। फिर अपराधी फरार कैसे हो गए? घटना बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। एक बड़े व्यवसायी, प्रसिद्ध व्यक्ति और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति गोपाल खेमका जी थे, और उनकी हत्या वो भी जो है से मुख्य जगह पर, पटना का जो कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ सिटी है, उस जगह पर सारे लोग, बड़े लोग जो है से रहते हैं उस इलाके में। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। हिम्मत, उन अपराधियों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, ये सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है से कुछ योजना और साजिश इस प्रकार की जो है से रची गई होगी।
उसके मन में। अब ये तो पहले अपराधी पकड़े जाए, उसके बाद जो है से कैसे और किस कारण से जो है से हत्या की गई है। लेकिन हत्या तो हत्या होती है। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, मैं तो कह रहा हूं कि कोई सामान्य और साधारण अपराधी नहीं होगा इतनी बड़ी हिम्मत करने का काम किया है। जो हार्ट ऑफ सिटी, जहां डीएम और एसपी रहते हो, थाना बगल में हो, और वहां आकर करके इस प्रकार का करना। लेकिन कोई अपराधी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितनी भी पहुंच वाला हो, वो बचेगा नहीं। हर हाल में जो है से उसको इस पूरे मामले के जो तार हैं वो सजा जो है जोल से जुड़ रहे हैं। जो है प्रेम रंजन जी, अगर जेल में बैठ के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि तार अभी जोड़े जा रहे हैं शुरुआती तौर पर, तो फिर प्रशासन को सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, खामी तो कहीं छूटी होगी। देखिए, एसआईटी का गठन किया गया है, मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है से संज्ञान लिए हैं और अधिकारियों के साथ उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए और पूरी मजबूती के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना जल्द हो अपराधी जो है से पकड़े जाएं, चिन्हित किए जाएं, उन सबको जो है से। घटना जेल से हुआ है, कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इस घटना के पीछे क्या कारण है, ये सारे जो है से वो सारे खुलासे होंगे। समय तो आने दीजिए। लेकिन कोई भी, मैं तो साफ कर रहा हूं कि हमारी सरकार की पूरी नीति है अपराध पर जीरो टॉलरेंस की। हम किसी भी कीमत पर जो है ये सरकार अपराध को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हमने ही जो है बिहार से जंगल राज की को समाप्त करने का काम किया है। क्या स्थिति थी? आज जो है हत्या हो रही है, लेकिन हत्या करने वाला कोई अपराधी हो, उसको कोई बचाने वाला हो, ऐसा भी स्थिति नहीं है कि किसी को बचा रहा हो। उन अपराधियों को पकड़े भी जा रहे हैं और पकड़ करके कार्रवाई भी हो रही है। प्रेम रंजन जी, अगर गांधी मैदान जैसे वीआईपी इलाके में इस तरह की घटना होती है, पुलिस लेट से पहुंचती है, परिवार का आरोप भी आपने सुना होगा, पुलिस लेट से पहुंच रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधियों को बख्शा जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है, सबसे पहले कार्रवाई में देरी क्यों हुई? देखिए, वो भी चिन्हित किए जाएंगे। जब एसआईटी हुआ है तो सारी चीजों को जो है से अपराधी से के साथ साथ जो है से किन लोगों ने शिथिलता बरतने का काम किया, किस कारण से जो है से उस इलाके में जो गश्तियां होती है, गश्ती उस समय कहां उनकी ड्यूटी थी, किस कारण से जो है से उस इलाके में उस समय वहां नहीं थे, अगर उनकी ड्यूटी उस समय लगी हुई थी, और किनको फोन करने के बावजूद या नजदीक होने के बाद, सूचना मिलने के बावजूद वो समय पर नहीं पहुंच सके। ये सारे चीजों का होगा। अगर किसी ने शिथिलता बरता होगा, कोई पदाधिकारी होगा, कोई पुलिस के अधिकारी होंगे, कोई पुलिस के सिपाही होंगे, तो उन सब पर भी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार इस मामले में सख्त है, किसी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे हमारे प्रशासन के अंदर भी बैठे हुए व्यक्ति हों। दोषी अगर पाए जाएंगे तो उन दोषियों पर अवश्य रूप से कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, असितनाथ तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, फिर विपक्ष को यकीन क्यों नहीं है कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में होगी? सब झूठ बोल रहे हैं। संतोष जी, आप तो उस दिन नहीं थे, लेकिन एक दिन आप ही के चैनल पर मैं डिबेट में था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पर गोली चल गई थी पटना के एग्जीबिशन रोड में। उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उस गाड़ी में थे, काफिला था उनका, और उनकी गाड़ी पर फायर झोंक दिया अपराधियों ने, पीछा भी किया गया, अपराधी भाग निकले। जिस सूबे में डीजीपी के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पर राजधानी के व्यस्त इलाके में अपराधी गोली चला देते हो, वहां लॉ एंड ऑर्डर पर बहस करना तो मुझे लगता है अपना समय जाया करना है। वहां लॉ एंड ऑर्डर बचा कहां? आप क्या आप चाहते हैं डीजीपी पर गोली चले तब आप मानिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है? ये डीजी पर तो चल गई। औसतन 9 हत्याएं रोज हो रही हैं, और उस दिन हमने कह दिया था कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। तो यहाँ बैठे हुए हैं पटेल साहब, बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा खफा थे, वो बहुत नाराज हो गए थे, है पुलिस के इकबाल पर कैसे सवाल उठा दिया। सच तो यह है कि निकम्मे पुलिस कर्मियों, भ्रष्ट अधिकारियों, निकम्मे अधिकारियों को इन लोगों ने इतना प्रोटेक्ट किया कि निकम्मेपन को उन लोगों ने, भ्रष्टाचार को इन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझ ली।
पुलिस बिल्कुल निकम्मी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि हमारी सरकार तो हमारे निकम्मेपन का बचाव कर ही रही है। भ्रष्ट इसलिए अधिकारी हो गए कि उन्होंने देखा हमारे भ्रष्टाचार का बचाव तो सरकार कर ही रही है। इन्होंने भ्रष्टों और निकम्मों का बचाव किस लालच में किया, ये बताएंगे। खेमका जी को सुरक्षा मिली थी। 2018 में उनके बेटे की हत्या हुई थी हाजीपुर में, जब वो अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला था तब, और कल खेमका जी की हत्या हुई। 2018 में इनको सुरक्षा मिली थी, कुछ महीनों पहले सुरक्षा हटाई गई। क्यों हटाई गई? क्या ये रिपोर्ट थी कि अब कोई खतरा नहीं है? और अगर ये रिपोर्ट थी कि कोई खतरा नहीं है, मतलब वो झूठी रिपोर्ट थी। पुलिस का एलआईयू काम नहीं कर रहा है, पुलिस को सूचनाएं नहीं मिल रही है, फर्जी रिपोर्ट के आधार पर बॉडीगार्ड दिए जा रहे हैं, फर्जी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा हटा ली जा रही है। खतरा नहीं था तो मारे कैसे गए? 11:30 में मारे गए। बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद एसपी पहुंची, एक कोई कांस्टेबल भी पहुंचा, वो 1.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुंचा। इतनी निकम्मी पुलिस का बचाव तो एनडीए की सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। तो इन लोगों ने पुलिस के निकम्मेपन को बढ़ावा दिया। औसतन 9 हत्याएं हो रही हैं स्टेट में, बावजूद इसके लोग कहते हैं ना पुलिस का तो पूरा इकबाल है। अरे आप तो पुलिस का इकबाल कब खत्म मानोगे, जब पूरा बिहार एक साथ उड़ा दिया जाएगा। जिस राज्य में 9 लोगों की हत्याओं को ये लोग अपराध नहीं मानते, दरअसल एनडीए की पूरी सोच आपराधिक है। ये हत्या को अपराध नहीं मानते, ये रेप को अपराध नहीं मानते, ये रेप के बाद हुई हत्या को अपराध नहीं मानते, ये तेजाब से नहला देने को अपराध नहीं मानते। इन सब के लिए ये उत्सव का कारण है, ये खुश होते हैं हत्याएं होती है तो। आपने देखा होगा रेप पीड़ित एक बच्ची जिसका गला रेत दिया गया, वो एम्बुलेंस में तड़पती रही, इनके पार्टी के नेताओं ने एक अदद फोन नहीं किया पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसे एडमिट कर लो, जबकि बहुत मामूली काम था। सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी बड़ा नेता फोन कर देता, उस बच्ची को बेड मिलता। देखिए, मरना बचना तो ऊपर वाले के हाथ में है, प्रयास करना तो हमारे आपके हाथ में है ना। प्रयास तो होना चाहिए। वो मामूली प्रयास इन निकम्मों, जाहिलों, क्रूरों, कातिलों ने नहीं किया। हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं संतोष जी? ठीक है अभिषेक जी, 11:30 बजे के आसपास गोली चली है और राजधानी पटना में चली है, और वो भी गांधी मैदान जैसे वीआईपी इलाके में चली है। 11:30 बजे तो बहुत देर रात नहीं हो जाती? संतोष जी, घटना तो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब इससे मर्माहत हैं। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इससे पीछे हटने की बात नहीं करते हैं और पूरी जवाबदेही स्वीकार करते हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए विपक्ष के साथ ही इस तरह से लाशों पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही और उचित नहीं है। जहां तक सवाल टाइमिंग को लेकर कहा गया है, एसएसपी ने साफ किया है कि 11:40 के आसपास सीसीटीवी फुटेज है। ये दुखद घटना घटी और 12:05 के आसपास ये उनको मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया जाता है। 12:10 5 मिनट के बाद ही पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंचती है। 12:15 में एडिशनल एसपी गांधी मैदान थाना, कंकड़बाग थाना, उसके बाद एसएसपी भी पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सीसीटीवी में है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ये तो हम बता रहे हैं कि पुलिसिया कार्रवाई किस तरह से हो रही है। पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो कोई समझ नहीं सकता, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। ये भी जानकारी सबको मालूम है कि उनके पुत्र की भी हत्या 2018 में हुई थी। केस जो नंबर था 225/18 था और 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अभिषेक कुमार, राहुल, अरुण कुमार, आनंद कुमार। और ये जो मामला हुआ है अभी, उसमें डीजीपी ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है और सिटी एसपी सेंट्रल की लीडरशिप में एक एसआईटी गठित हुई है ताकि तफ्तीश हो सके। आपने देखा है कि आज मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुला के डीजीपी से लेकर सभी आला अधिकारियों के साथ बातचीत की है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, घटनाएं घटती हैं। आप जानते हैं कि विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो अपराध मुक्त है। अपराधी जिस तरह की घटनाओं को करते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें तत्परता हमारी सरकार की यूएसपी है और क्रिमिनल्स के साथ नो समझौते की जो नीति है वो हमारी सरकार की यूएसपी है। अब इसको 2 एंगल्स में समझने की जरूरत है। आपराधिक घटनाएं घटती हैं, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि बिना किसी लाग लपेट के सरकार की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होती है। तभी तो राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के विधायक जिन्होंने आतंक मचा के रखा दानापुर के इलाके में, उनको तक सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। रीतलाल यादव, अरुण यादव इनके विधायक है, राजबल्लभ यादव हैं, अब तो मरहूम हो चुके हैं। शहाबुद्दीन जी ने जो किया और बाकी सारी बातें हुई, उसमें भी सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई होती है।
दुखद तब लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है कि जो लोग हम पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं और जो सरकार के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। आंकड़ों की ही अगर बात की जाए तो संतोष जी, आप कहेंगे तो मैं आंकड़े आपसे शेयर कर दूंगा। जंगल राज की उपाधि कोई हमने इनको नहीं दी थी। अगर हम बात करें कि 15 वर्षों का शासन राष्ट्रीय जनता दल का रहा और 20 वर्षों का हमारा शासन रहा, इसमें हत्या के मामले 67,000 से अधिक हैं इनके 15 वर्षों में ही, और हमारे शासनकाल में 58,000, यानी 4200 से ऊपर हत्याएं इनके शासनकाल में प्रतिवर्ष होती थी और 3,000 के आसपास हत्याएं हमारे शासनकाल में, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ होगा आप बखूबी समझ सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो डकैती के मामलों में 77% की गिरावट, रॉबरी के मामले में 31% की, सेंधमारी में 19%, दंगों में 14%, फिरौती अपहरण में 81%, सड़क डकैती में 50%, बैंक डकैती में 51%, बैंक रॉबरी में 70%। अभिषेक जी, ये आंकड़े आप कहे तो मैं आपसे शेयर भी कर दूं। ठीक है, ये आंकड़े अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि इन आंकड़ों का हवाला देकर, लेकिन जब राजधानी पटना में जो घटना हो रही है वो भी वीआईपी इलाकों में घटना हो रही है, वो भी ठीक है, आप कह रहे हैं 11:30 बजे नहीं हुई, 11:40 पर हुई। पुलिस के जो थाना था या वहां पर पुलिस मुख्यालय था या डीएम ऑफिस था, उसकी दूरी कितनी थी? क्या वो जो 12:15 पर पहुंच रहे हैं या 12:10 पर अस्पताल पहुंच रहे हैं, कितना समय लगना चाहिए था वहां? नहीं, आपका सवाल वाजिब है संतोष जी। मैंने एक ही लाइन में आपको बताया है साफ तौर पर कि सरकार हमारी है, हर कुछ की जवाबदेही हमारी बनती है, और इस तरह की घटना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। सारे मामलों की तफ्तीश है, कहीं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई भी लापरवाही है तो आप जानते हैं कि नीतीश जी का शासन है, किसी भी कीमत पर हम ऐसी चीजों को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं और ऐसी चीजों का स्थान भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम उस पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि आप हमसे सवाल पूछिए, हमसे तो किससे सवाल पूछेंगे? यह हमारी कमी हो सकती है या कहीं कोई लापरवाही हो सकती है, उसको हम स्वीकार करके उसको सुधार कर रहे हैं, चुनौती के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने में हमारे विपक्ष के साथी जो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि कैसे सरकार की छवि को धूमिल करें। अरे भाई, अपने शासन याद कर लीजिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, सीएम हाउस से अपराध गवर्न होता था। और सिर्फ इस मसले की बात नहीं करिए संतोष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इस मसले की बात मत करिए, उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है, चाहे उसका सोशल प्रोफाइल कुछ भी हो, वो चुनौती है हमारे लिए, और किसी भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत दुखद है। इसलिए हम सभी मामलों को समान रूप से देखते हैं। सारिका जी, आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चुनाव नजदीक है और इस पूरे मामले को, जो दुखद घटना हुई है, उस पर अब आप राजनीति करने पर आ गए। देखिए संतोष जी, कोई संवेदनहीन व्यक्ति जो है ना, वही ऐसी बात कर सकता है कि विपक्ष अगर खराब लॉ एंड ऑर्डर पे, बिगड़ी हुई व्यवस्था पे, किसी की हत्या पे, बलात्कार पे अगर वो प्रश्न करे या सरकार को कटघरे में ले, तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है। भाई, नैरेटिव तो 20 सालों से आप सेट कर रहे हैं। आज भी आपके विकास की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो आप सीधे पिछले 15 साल टाइम मशीन पे बैठ के चले जाते हैं आप, तब आप नैरेटिव सेट नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, आंकड़े में आपको बताती हूँ संतोष जी, लगभग क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था एडमिन समेत तकरीबन समेत जिलों में 7 आईपीएस, 22 एसपी एवं डीएसपी की तैनाती की गई है, यानी कि हर 2 थाने पर एक डीएसपी और एक एसपी की तैनाती की गई है। बावजूद इसके महज 3 और 4 महीने में लगभग 116 से अधिक हत्याएं हुई हैं, 50 से लगभग लूटपाट, 36 से अधिक बलात्कार, 10 डकैतियां और तकरीबन 35 छिनतई घटनाएं और 13 रंगदारी की और दिन दहाड़े फायरिंग की घटनाएं अनगिनत हैं। बोरिंग रोड चौराहे पे भी हमने देखा था जिस तरीके से, और लगभग 66 चोरी की घटनाएं, और ये वो घटनाएं हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं। कई ऐसी भी घटनाएं हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई। फिर भी आज हमारे सत्ताधारी प्रवक्ता बैठ करके ये कह रहे हैं कि हम लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मतलब किसी की हत्या हो जा रही है दिन दहाड़े, उस इलाके से जहां कुछ दूरी पे ही डीएम बैठते हैं, एसपी का ऑफिस है, एक पॉश इलाका है, एक प्राइम लोकेशन है, और वहां पे अगर किसी की हत्या हो जा रही है तो आप कहते हैं टाइमिंग ये था, इतने बजे नहीं इतने बजे, सीसीटीवी का फुटेज है, पुलिस पहुंची, थाने हॉस्पिटल लेके गई।
अरे क्या नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं भाई इसमें? हम आपसे प्रश्न नहीं करें कि आप सुशासन के दावा करने वाले लोग जो इतने 20 सालों में आपने जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल जितना बढ़ा हुआ है इस शासन काल में, और दिन दहाड़े आज लोगों की हत्याएं हो जा रही है, दिन दहाड़े लोग तमंचे सड़कों पे लहरा रहे हैं, ये तो बताता है ना कि बिहार में काले कानून की किताब खुली हुई है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और गृह विभाग के मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है, और जब मुखिया ही ऐसी स्थिति में हो तो आप समझ लीजिए उनकी सिपह सलाहकारों की क्या स्थिति होगी। तो गृह विभाग की जो आज बदतर स्थिति है, और तमाम मैंने आंकड़े दिए आपके सामने, और मैं इसके लिए पूछना चाहती हूँ कि क्या अभिषेक जी हम दोषी हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल दोषी है? कह दीजिए आपने जितने लोगों का नाम लिया क्या वो लोग दोषी हैं? अगर वही दोषी है तो आपका सत्ता में रहना तो बेकार है। आप तो फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता आपका सत्ता में रहने का। देखिए इस तरह की बातें करने से नहीं चली, कब तक आप झूठ के बल पे आप लोगों को बरगलाते रहेंगे और लोगों की जान माल के साथ ये सरकार खिलवाड़ करते रहेगी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है संतोष जी। इस तरह की दलीलें जो है ना, किसी की मौत पे, किसी की हत्या पे, किसी के बलात्कार पे अगर ये सत्ताधारी बैठ के करे तो ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, मैं तो अपोजिशन पार्टी की मैं प्रवक्ता अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद हालांकि टर्न डॉक्टर संजय जी का था। मैं डॉक्टर संजय जी आपको थोड़ा सा विलंब आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिएगा अभिषेक जी। मुझे लगता है कि सारिका जी ने मेरे बयान को समझा ही नहीं, या समझ भी गई होंगी तो मैनिपुलेट कर रही हैं, मजबूरी उनकी है। विपक्ष की प्रवक्ता हैं तो हम पर तो दोषारोपण करेंगे ही। आपने देखा कि मैंने दो पहलुओं पर बयान दिया है और अपनी बात को रखा है आपके सामने। पहला पहलू वही है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, किसी के साथ भी गलत होता है तो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जवाबदेही है। इस मुस्तैदी के साथ मैंने कहा कि हमारे लिए चुनौती है और हम इसके लिए तैयार हैं, और जहां त्रुटियां कमियां हैं वहां भी हम चुनौती के लिए तैयार हैं और कठोरतम कार्रवाई के लिए भी हम तैयार हैं। दूसरी तरफ हमने बताया कि एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है विपक्ष के साथियों की तरफ से लाशों पर राजनीति करके सरकार के खिलाफ ताकि पॉलिटिकल लाभ मिल सके, वो गलत है। और मैंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की ही चर्चा क्यों करते हैं? आज अगर राजद मुख्य विपक्षी दल नहीं रहे तो हम उनकी चर्चा क्यों करेंगे? हम कहां कांग्रेस के शासनकाल की चर्चा करते हैं? चूंकि ये लोग गलत नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि ऐसा है प्रदेश में एकदम कानून का राज समाप्त हो चुका है, आम आदमी सुरक्षित नहीं, ये भी गलत है। जहां दुर्घटनाएं घटी हैं वो हमारी जवाबदेही है, लेकिन सारिका पासवान जी इसको एकदम इतर लेकर जा रही हैं, गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं। शायद मेरी बातों को समझ नहीं रही या समझने का प्रयास नहीं कर रही, या फिर समझने के बावजूद वो जो होता है ना कि एक गलत दिशा में लेकर जाना, वही कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेंगे सारिका जी से उनके टर्न पर। लेकिन डॉक्टर संजय जी, विपक्ष जैसा कह रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है, तो फिर विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो ये लाशों पर राजनीति है, ये मौका परस्ती है क्योंकि चुनाव नजदीक है, या विपक्ष का काम नहीं है कि आईना दिखाए, अगर कुछ घटनाएं हुई हैं तो उस पर सवाल पूछा जाए? देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या राज्य सरकार की नहीं है क्या? जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो फिर सुरक्षा की जिम्मेवारी तो आपको लेनी होगी ना। और मैं बराबर कहता हूं कि कभी भी सत्ताधारी लोग, ठीक है वो कितने संवेदनशील हैं नहीं हैं वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रिवेंशन की बात क्यों नहीं होती है? इस पटना जिले में जो अभी एक डाटा आया, 115 हत्याएं हो जाती हैं 4 महीने में। क्या वो 115 हत्याएं रूटीन क्राइम है क्या? क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि एक जिले का ये डेटा है, पूरे बिहार के अलग अलग जिले का डेटा हम लोग, अभी कल सिवान में 3 हत्या हो गई, बक्सर में हत्या हो गई, वो तो पूरे जिले की बात हम लोग करेंगे तो हत्याओं का एक बड़ा सा ये आ जाएगा, बलात्कार का, चोरी का, ये का। सरकार बनती है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है आम लोगों की सुरक्षा। अगर आम लोगों में ये भय है कि कोई पौष इलाके में मात्र 150 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति की हत्या हो जाती है और पुलिस देर से पहुंचती है, ठीक है उसके तर्क जो दिए जाए,
कि हम अस्पताल में चले गए या हम घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए और अपराधी उसका लाभ लेकर के भाग जाते हैं। ये सवाल है और ये सवाल पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करनी होगी। विपक्ष सवाल उठाए, विपक्ष सवाल नहीं उठाए। जब जनता ने आपको चुना तो क्या विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए है या आप जनता की सुरक्षा के लिए आपकी पुलिस है? और केवल पुलिस क्यों, मैं तो मानता हूं कि इच्छा शक्ति जब सरकार में होती है ना तो चीजें बदल जाती है। यही नीतीश कुमार थे जो 5 से 10 का कालखंड था, इन्होंने स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया था। अपराधियों के मन में भय पैदा हुआ था और जो ग्राफ गिरा था उसका गवाह बिहार रहा था। क्या हुआ, स्पीडी ट्रायल का क्या हुआ? अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले आया कि हाँ 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट फिर फंक्शनल किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बंद कर दिए गए? अगर अपराधियों को सजा मुकर्रर नहीं होगी तो वो बार बार अपराध करेंगे और आपके ये जो शब्द हैं उसको सुनेंगे कि सलाखों के पीछे होंगे, बक्से नहीं जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, हमारी पुलिस बिल्कुल उनको छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आम आदमी को वो हत्या करके अगर सुरक्षा के माध्यम से जो एक आपको चुनौती दे रहे हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर को, उसको भी तो आपको देखना होगा। मैंने देखा था कुछ दिन पहले ऑपरेशन लंगड़ा की बात हो गई थी कि अपराधियों को एकदम मार दिया जाएगा, लेकिन कुछ घटनाएं जो अभी आशीष जी ने जो कहा था, लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं वो बगल से जा रहे थे और उन्हीं के जस्ट बगल में बोरिंग कैनाल रोड में जो कुछ लड़के थे वो फायरिंग कर रहे थे। एक चुनौती तो थी ही, हालांकि बाद में वो बच गए, पकड़े भी गए, लेकिन ऐसा तो है ना कि पौष इलाके में कोई कहीं गोली चला दे रहा है। हाई सिक्योरिटी जोन में जहां विपक्ष के नेता का आवास है, मंत्री जी का आवास है और वहां पर कुछ पैसे छीनने के लिए, मोबाइल स्नैचिंग के लिए वो गोली चला दी जाती है और अभी तक अपराधी कहां विलुप्त हो जाते हैं पता नहीं चलता है। एक घटना हुई थी पटना में, रुपेश हत्याकांड, बड़ा फेमस ये हुआ था। भाई पुलिस सबूत नहीं दे पाई और वो छूट गए कोर्ट से। तो मैं कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, एविडेंस पुलिस दे नहीं पाती है। अपराधियों के मन में दहशत के लिए जो स्पीडी ट्रायल यही नीतीश कुमार जी की सरकार ने चलाया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट को फंक्शनल किया था, वो सारी प्रक्रियाओं को कहां किनारे कर दिया गया। और फिर पुलिस पब्लिक रेशियो कि भाई इस बिहार में 831 व्यक्ति पर एक पुलिसकर्मी है, सॉरी नेशनल लेवल पर, और बिहार में 1522 पर एक पुलिसकर्मी है बिहार में, माने जस्ट दुगुना। जो नेशनल है तो पुलिस पब्लिक रेशियो, मल्टीटास्किंग, पुलिस से आप क्या क्या करवाइएगा, बालू की तस्करी रुकवाइएगा, शराब की तस्करी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पर मैं सवाल पूछूंगा, चेक कीजिएगा। इस पर मैं सवाल पूछूंगा, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल आखिर जी तो आखिर जी संजय जी, नहीं मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर देता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप ब्लेम मत कर दीजिए कि पुलिस केवल इसके लिए जिम्मेवार है। प्रोफेशनल पुलिसिंग कराने की जिम्मेवारी सरकार की है, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को नियुक्त करने की जिम्मेवारी सरकार की है। भाई पटना के एसएसपी 6 महीने में कितने एसएसपी चेंज हो जाते हैं, क्या एसएसपी को बदल देने से आपका क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? या सरकार का विल पावर इंपॉर्टेंट है? तो सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है कि फिर एक बार आप उसी तरह से इच्छा शक्ति जगाइए और लोगों को भरोसा दीजिए कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, आप भगवान के भरोसे बिहार में मत रहिए। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता पटेल साहब को स्क्रीन पर लेकर आए। प्रेम रंजन जी, बिहार में 2 दिन में 7 हत्याएं हुई हैं। पटना की घटना का जिक्र हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा सीवान में तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर में सुरेंद्र प्रसाद की हत्या की गई है। 3 जुलाई की बात करें तो बेगूसराय में व्यापारी सुनील शाह की हत्या की गई। मधेपुरा में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। 2025 में अगर व्यापारियों की बात कर ली जाए तो 6 से 7 व्यापारियों की, बड़े व्यापारियों की हत्या कर दी गई। इच्छा शक्ति में कमी आ गई है क्या सरकार की? जो पहले जैसा संजय जी उदाहरण दे रहे थे 2005 से 2010 के बीच में जिस तरह की कानून व्यवस्था जो एक का उदाहरण बनी थी बिहार के लिए, उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो सकती? संतोष जी, कोई इच्छा शक्ति में कमी नहीं है। संजय जी ने ठीक कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा 2005 से पहले का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा 2005 से 10 के बीच में कानून व्यवस्था पर बेहतर काम किया आपकी सरकार ने। मैं
मैं उसी पर आ रहा हूं। ये हत्या कर करके अपराधी जो ऐसे खुलेआम घूमते थे, सत्ता का संरक्षण उनको मिलता रहता था, प्रशासन के लोगों के हाथ बंधे रहते थे, उनको सीधे हिदायत होती थी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करने का। बहुत सारी ऐसी हत्याएं भी उस समय हुई जहां एफआईआर तक नहीं हो पाता था, थाने तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए कि अगर थाने जाएंगे तो पता चलेगा वहां तो वही अपराधी जो है से बैठा हुआ है। जब खुद जो है से लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनके राबड़ी देवी के भाई लालू जी के साले, उन्होंने किस क्या बात का खुलासा किया कि देखिए प्रेम रंजन जी, रहे और है में फर्क है। उन सब के और जो अभी स्थिति बनी दोनों हुई में है, अंतर, मैं अंतर स्पष्ट तो कर दूं जी, संतोष जी अंतर तो स्पष्ट कर दूं। और सारे चीज जो है मुख्यमंत्री आवास से तय होते थे, सारे कुछ जो है उन्होंने खुद कहा। आज जो है कम से कम जो है इस सरकार में कोई जो है अपराधियों को बचाने वाला नहीं है, अपराधियों को संरक्षण देने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो अपराधी, कितनी भी पहुंच वाला हो, लेकिन वो बच नहीं सकता है अपराध कर करके। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ अपराध की संख्या में वृद्धि हुई है। 2005 के बाद जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल, संजय जी ने जिसका जिक्र किया, 4 लाख से ज्यादा अपराधियों को हम लोगों ने सजा दिलाने का काम किया। वो कब था? उस समय जो है मर्डर के केस में जो है लगभग 42% की कमी आने का काम किया है। वो आज उसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री लगातार जो है इस बात की समीक्षा करते रहते हैं और प्रशासन के लोगों को कड़ी हिदायत भी देते रहते हैं। किसी भी कीमत पर जो है कोई समझौता अपराध और अपराधी से नहीं करना है, हर हाल में उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आम लोगों में जो है किसी प्रकार का कोई अपराधी का खौफ नहीं हो। सवाल ये है कि इस बात का जो है हिदायत 4 महीने में अपराधी अपराध कर रहे हैं हो जाए, तो वो अपराधी ये पकड़े भी जा रहे हैं। हिसाब किताब बताया जा रहा है कि अगर 4 महीने में 115 से ज्यादा हत्याएं हो जाएं तो फिर कानून व्यवस्था की पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रही होगी, उसका आकलन किया जा सकता है इस आंकड़े से। संतोष जी, घटना हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं, ये घटना नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार का हुआ है। असित जी को स्क्रीन पर लेकर कुछ जगह जो है आपसी विवाद में, कुछ जमीनी विवाद या कुछ इस प्रकार के विवाद में जो है कुछ घटनाएं घट रही है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन के लोगों को जो है इस पर मुस्तैदी से जो है इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। प्रशासन है भी जो है इस प्रकार का। असित जी को स्क्रीन पर लेकर आए। असित जी, अगर इस बात को शिथिल बरतते हैं तो उनके ऊपर भी सरकार की नजर रहती है, उस पर भी कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। एक पुलिसकर्मी इस समय तैनात किया गया है, यह बिहार का आंकड़ा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पुलिस पर प्रेशर है, काम का जो बर्डन है वो कितना ज्यादा है। तो ये पुलिस पर प्रेशर का नतीजा दिख रहा है या फिर सरकार की इच्छा शक्ति वो वाली नहीं रही जिसके लिए नीतीश गवर्नमेंट जानी जाती थी? आप संतोष जी पटना आ जाइए, कार या बाइक उठाइए और सिर्फ 10 किलोमीटर की यात्रा कीजिए। सिर्फ 10 किलोमीटर में 4 जगह आपको बड़ी संख्या में पुलिस वाले दिखेंगे। और अगर आप बाइक पर हैं तो आपको इस तरह से चारों तरफ से घेरेंगे जैसे आप पाकिस्तान से आए कोई आतंकवादी हैं और आप पूरे पटना शहर को उड़ा देंगे। अचानक 8-10 लोग एक मोटरसाइकिल वाले को घेरते हैं और तब पूछते हैं डीएल दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ। पोल्यूशन और डीएल एक मोटरसाइकिल वाले से पूछने के लिए 8 से 10 सिपाही मौजूद हैं। एक एक चौराहे पर 40 से 50 जवान खड़े रह रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों, ऑटो वालों को नहीं रोकते हैं। ऑटो वालों का अपना उनकी सेटिंग है। किसी ऑटो वाले, सब ऑटो वाले गलत तरीके से चल रहे हैं, कोई नहीं मना करता। मोटरसाइकिल वाले को घेरेंगे। तो इसके लिए पुलिसकर्मी है, बाकी जगह पुलिसकर्मी की कमी हो गई है। क्या ड्रामा है भाई, आप आके किसी से पूछ लीजिए क्या चल रहा है बिहार में। रात में जिन सड़कों से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, ट्रक, खास करके ट्रक, आप जाके देखिए हर तीसरे चौथे किलोमीटर पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है, एक जवान खड़ा है। बड़ा ही रहस्यमय तरीके से वहां ट्रक थोड़ा स्लो होता है, एक हाथ उसकी खिड़की से बाहर निकलता है, नीचे से एक हाथ ऊपर जाता है, कुछ आपस में होता है, हाथ और हाथ के बीच में संवाद होता है और ट्रक आगे बढ़ जाता है। इसके लिए पुलिसकर्मी है। बस जब सुरक्षा की बात आती है तो पुलिसकर्मी नहीं है। ये तर्क ही झूठा है। दरअसल इस भ्रष्ट सरकार ने पूरे सिस्टम को इतना निकम्मा, इतना भ्रष्ट बना दिया। जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की? सवाल था जिम्मेदारी तय करने का।
सिवान की जिस घटना का जिक्र आप ही ने स्वयं किया कि तलवार से काट डाला, दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर मारपीट की आशंका जताई थी कि किसी वक्त हिंसा हो सकती है। क्यों नहीं पहले कार्रवाई हुई? कुछ ही महीनों पहले किस रिपोर्ट के आधार पर खेमका जी की सुरक्षा हटाई गई? किसकी साजिश थी? किसके दबाव में हटाया? मूल प्रश्न यह है कि इस सरकार ने सिस्टम को जिम्मेदार बनाया ही नहीं, उसकी हर गैर जिम्मेदारी का सपोर्ट किया, उसकी हर गैर जिम्मेदारी का बचाव किया यहां, और इसलिए सिस्टम निकम्मा पर निकम्मा होता गया और हमारी आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। मुर्गियां भी कम कत्ल की जाती हैं जितने इंसान बिहार में कत्ल कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं होना है, सब बचाएंगे। सारी जांच इसलिए होगी कि सारी जांच के बाद 112 नंबर पर घूमने वाले किसी 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा सके। बस आप देखिएगा, लिख के संतोष जी रख लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा। 112 गाड़ी का कोई बेचारा सबसे कमजोर कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, सिर्फ 2 कांस्टेबल को सस्पेंड करके आपकी जवाबदेही पूरी हो जाएगी क्या? अरे हम तो विधायकों को नहीं छोड़ते हैं। बिहार में नीतीश जी ने ऐसा मॉडल स्थापित किया है जहां डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ समझौते की नीति इनकी रही होगी, हमारी नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जिनको सुलझाना बहुत कठिन रहा है, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से उस मामले का उद्भेदन किया है और हर दोषी की जगह सलाखों के पीछे स्थापित की है, हर किसी पर कठोरतम कार्रवाई की है। तो ये तो हम पर सवाल उठाएंगे ही और हमारी नीयत पर शक भी करेंगे, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भी कहेंगे कि बस 2 कांस्टेबल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उनको निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम आरोप गठित करते हैं, चार्जशीट भी होती है, सबको जेल भी जाना पड़ता है और सजा भी मुकर्रर होती है। ये नीतीश कुमार जी के सुशासन का मॉडल है। और कहें कुछ भी, बताएं कुछ भी, मैंने आपको बताया कि पिछले बार भी जब इन परिवार के साथ ये घटना घटी तब भी किस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी सिवान में जो घटना घटी है उसमें भी 6 लोगों की गिरफ्तारी 2 घंटे के अंदर हो गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैदी से पूरे मामले को देख रहा है। तो मसला यही है कि हमारी मंशा है कि चूंकि जो हमारी जवाबदेही है, सवाल हम पर उठना लाजमी है, हमसे पूछा जाना लाजमी है। हम पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्रवाई करने में लगे हैं और ये पूरी मुस्तैदी के साथ राजनीति करने में लगे हैं कि सरकार की छवि को धूमिल कर दें और इसका राजनीतिक लाभ इनको मिल सके। तो हमें लगता है कि लाशों पर राजनीति इनको मुबारक। हमें जो जवाबदेही जनता ने दी है, जो सेवा का मौका जनता ने दिया है, उसके अनुरूप सरकार और प्रशासन काम करेगी। आपने आज भी देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर डीजीपी से लेकर सब लोगों की बैठक की और सबको यह निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर किसी अपराधी को बख्शना नहीं है, हर अपराधी की जगह सलाखों के पीछे हो और एक बेहतर माहौल इस प्रदेश में तैयार रहे। जिस तरह से लोग आज खुली हवा में सांस लेते हैं, कहीं भी आने जाने के लिए नहीं सोचते हैं, उसी तरह का माहौल हमेशा बना रहे। जो घटनाएं घटी हैं वो बहुत दुखद है। संतोष जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जवाबदेही हमारी है, कार्रवाई भी हम ही करेंगे, बाकी सारे मसले भी हम ही देखेंगे। हाँ, विपक्ष के साथ ही जरूर है कि राजनीतिक गिद्धों की तरह राजनीति करते रहेंगे। ठीक है, सारिका जी। देखिए, अभी हमारे प्रेम रंजन भाई बोल रहे थे कि 4 लाख से अधिक अपराधियों को सजा दी गई है। मैं तो चाहूंगी कि वो जो आंकड़े हैं वो अगर आप चैनल पे बोल दिए हैं तो कम से कम एक बार दे भी दें। अगर आप टीवी पे नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम मुझे पर्सनली दे, ताकि मैं उसकी सत्यता की पुष्टि कर लूं और प्रेम रंजन भाई को मैं बाद में बता सकूं कि इतना झूठ अच्छा नहीं होता है। कम से कम जान माल बिहार की जनता जो बेहाल है और बिहार में जो गुंडा सारे अपराधियों के नाम है जो और सब आप ही के पार्टी और आप ही के समय में पैदा किए अपराधी है। आपको झूठा, जिन अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई गई, वो सब आपके शासन काल में, आपके राज में पैदा किए गए अपराधी थे। अभी तो हमारे बीच में भी बैठे हुए सर ने कहा कि जो भी स्पीडी ट्रायल वाली व्यवस्था थी वो भी आप लोगों ने बंद कर दी। अभी तो स्पीडी गुंडा राज है भाई बिहार में। गुंडों की इतनी स्पीडी मतलब हो रही है, एकदम स्पीडली हत्याएं हो जा रही है, स्पीडली बलात्कार हो जा रहा है, स्पीडली चोरी हो जा रहा है, स्पीडली छिनताई हो जा रहा है। अभी तो मान लो बिहार में एक ही चीज है जो बहुत स्पीड से हो रहा है और वो है गुंडों का राज। आपका तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो स्पीडी ट्रायल है कि कौन सा ट्रायल है, कहाँ थाना है, कहाँ पुलिस है, क्या व्यवस्था है। ये तो बिहार की जनता के समक्ष है ना भाई,
लेकिन बहुत दुखद बात है, आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में है, अब तो बिहार में व्यवस्था जरा हर पता कर व्यक्ति भय में है 90 कि से अगर वो घर से 2005 बाहर की निकलेगा व्यवस्था, तो पता नहीं आप उस समय प्रेम रंजन पार्टी के पॉइंट थे, नोट कर काम कर रहे लीजिए थे, अपने नहीं समय काम पर, कर अपने रहे समय थे, पर। लेकिन मैं था। प्रेम रंजन जी मैं अपने था। समय पर बात को रखिएगा, बीच में नहीं। सारिका जी जल्दी से पॉइंट्स नहीं, नोट कर प्रेम लीजिए रंजन जिन पर भाई, आपको मैं ऑब्जेक्शन होगा, उसके मैं- में बाद जवाब दीजिएगा जी। सारिका जी। प्रेम रंजन भाई, मैंने तो बड़े आपसे आदर पूर्वक कहा कि जो आप आंकड़े यहाँ पे पेश कर रहे हैं कि इतने 4 लाख से अधिक लोगों को कार्रवाई की गई उनके खिलाफ, तो मैं आपसे वही तो मांग रही हूँ कि आप बस मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं उसकी सत्यता की पुष्टि करके अगली बार जब बैठूं आपके सामने तो मैं आपको दिखा दूं कि इतना झूठ अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि बिहार में गुंडा राज है, और गुंडा राज है, यही कारण है कि आपको बार बार हमें बताना पड़ रहा है कि पिछले 15 साल में क्या है। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आप पिछले 20 साल में सरकार में बैठ करके आपने बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए। आज बिहार में अगर ये अराजकताएं फैली हुई है, अगर गुंडों का शासन चल रहा है, तो वो आप ही की देन है। मान लीजिए आप, अगर आप ये बार बार हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप अपनी ही फेलियर को दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल सक्षम नहीं है। 15-20 सालों से हमने बिहार में रह करके कोई काम नहीं किया। गिना देने से नहीं होता है कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन धरातल पे जो बात है वो तो सबके सामने है। और आपके आज तो सारे पोल चिट्ठे जो है ना वो खुल गई है जनता के सामने। अब आप लाख चिल्ला लीजिए, आप लाख ठीक है। जंगल राज की बात कह लीजिए, लेकिन आज जो गुंडा राज है, जो ये एनडीए का गुंडा राज है, वो तो आज सबके सामने है। इससे तो आप कितना भी मुंह मोड़ लीजिए, जनता आपको मुंह मोड़ने नहीं देगी। लेकिन दुखद बात है कि बिहार में सुशासन बाबू वाले के शासन काल में सुशासन हटा दीजिए, एनडीए के बगल में अब गू लगा दीजिए, गुंडा राज। बिहार में गुंडों की राज है और ये सत्ता संरक्षित जो लोग हैं पोषित गुंडों के ठीक है। द्वारा हो रहा है। यही कारण है कि इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पौष इलाके एसपी के ऑफिस के बाहर डीएम के आवास के कुछ दूरी पे ही लोगों को ये गोली मार दे रहे हैं। भाई अब तो यही स्थिति है। ठीक है डॉक्टर संजय जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि आपने पुलिस पर भार का जिक्र किया, 1500 से एक आदमी पर 1500 से ज्यादा आदमियों पर एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति का जिक्र किया आपने। एक रीजन ये भी हो सकता है कि शराबबंदी के बाद से जैसे पूरी पुलिस को शराब पकड़ने में लगा दिया गया है, क्या पुलिसकर्मियों की कमी और जो अब अपराध बढ़ रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है क्या? वो बड़ी वजह है, वो तो बड़ी वजह मैं बता रहा हूं ना। अभी भी 34% पद खाली हैं पुलिसकर्मी के। तो जब पुलिस पब्लिक रेशियो अगर नहीं होगा, फिर मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी का फैसला सरकार का है, आपने स्पेशल टास्क फोर्स बना दिया, एक्साइज विभाग उसके लिए है, लेकिन जो पुलिस को क्राइम कंट्रोल करना था उस पुलिस को तस्करी रोकने के लिए आपने लगा दिया कि वो बालू की तस्करी और शराब की तस्करी रोके। और वो तस्करी रोकने वाले जो थानेदार हैं वो क्या कर रहे हैं, बिहार की जनता को पता है कि उनकी ऊर्जा कहाँ लगती है, कितनी तस्करी रुक रही है और किस तरह से डिलीवरी शराब की हो जाती है बिहार में, जो एक पैरेलल इकोनॉमी का आरोप हमेशा विपक्ष लगाती है। तो पुलिस को पुलिसिंग तो करने दीजिए। अगर पुलिस को पुलिसिंग नहीं करने देंगे, भाई शराब के लिए आप एक अपना विभाग एक्साइज है, उसके साथ और पुलिसकर्मी बहाल कर दीजिए, उसको दे दीजिए कि भाई ये आपके पास टास्क फोर्स रहेगा, इसके माध्यम से आप तस्करी रोकिए। लेकिन मैंने मल्टीटास्किंग की बात की कि अगर वही पुलिस रूटीन क्राइम देखे, वही पुलिसकर्मी जो है वो शराब की तस्करी रोके, वही पुलिसकर्मी बालू की तस्करी रोके, कौन कौन सा काम पुलिस और कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारी जो हैं उनको लेकर के भी एक सवाल उठते रहे हैं कि वो कहीं सत्ता के अगर वो चहेते नहीं होते हैं तो किनारे लगा दिए जाते हैं, अगर वो सत्ता का चहेते होते हैं तो उनको कहीं पोस्टिंग की जाती है, जबकि प्रोफेशनली वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपकी बदनामी हो रही है हत्या, अपराध, बलात्कार, चोरी, छिनतई को लेकर के, तो सरकार को वहां पर तो अपना विल पावर दिखाना चाहिए कि हम कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ये जो सुरक्षा को लेकर के जो बार बार सवाल हम पर उठ रहा है, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर आप क्यों नहीं बात करते हैं
कि हम क्राइम को रोकेंगे कैसे। बिल्कुल यह सही है कि जीरो क्राइम आप नहीं कर सकते हैं, रूटीन क्राइम होते रहते हैं, उसमें जमीन से लेकर के और पारिवारिक हत्याएं होते रहती हैं, लेकिन जो इतने बड़े पैमाने पर अपराधियों ने अंजाम देना शुरू कर दिया, सूखे नशे के कारोबार से लेकर के अवैध शराब की डिलीवरी से लेकर के, वो तो कुछ चंद रुपयों में किसी की हत्या करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका स्पेशल ब्रांच जो है, जो आपका सीआईडी है, वो क्या कर रही है भाई? वो कोई आपको इनपुट नहीं देता है कि अपराधी कहां पर कौन सा अपराध करने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर की स्थिति आ गई कि अपराध करने के बाद फिर सरकार कहती है कि अच्छा अब इनको मैं बख्शूंगा नहीं, एकदम कड़ी सजा दिलवाऊंगा। और कड़ी सजा दिलवाने के वजह से तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एविडेंस के अभाव में वो बेल लेकर के फिर अपराधी सड़क पर घूमते रहते हैं। तो नीतीश कुमार ने एक भय का वातावरण अपराधियों के मन मस्तिष्क में पैदा किया था 2005 से 10 के टेन्योर में। मैं तुलना दूसरे से नहीं कर रहा हूं, उन्हीं के टेन्योर की तुलना उन्हीं के टेन्योर से कर रहा हूं कि आप ही थे जो स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर करके वो फॉरेंसिक लैब में जाता था, उनका फिंगरप्रिंट और अगले दिन आ जाता था। वो सारी टेस्टिंग कर करके अपराधियों को आप सजा दिलाते थे। जो खौफ का वातावरण उनके अंदर में बना था और वो अपराध का ग्राफ गिरा था, जिसका गवाह बिहार बना। आखिर वो सारी चीजें फिर क्यों नहीं एग्जीक्यूट और अभी इंप्लीमेंट आप कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका हौसला फिर बढ़ा है। इनके फन को तो कुचलना होगा ना। अपराधियों में जब तक सरकार खौफ नहीं पैदा करेगी, ठीक है, जब तक उनको यह लगेगा नहीं कि हम बख्शे नहीं जाएंगे, तब तक इस तरह को अंजाम देते रहेंगे और फिर सरकार अपने पक्ष से तर्क से सफाई देते रहेगी। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता, अपराधियों में खौफ कब पैदा होगा? देखिए, हमारी सरकार की, मैंने पहले भी कहा कि अपराध पर जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधी को बख्शना नहीं है। ठीक है, संजय जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि 2005 से लेकर के 10 के बीच में जिस प्रकार का माहौल तैयार हुआ था, आज उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। कानून का राज स्थापित करना जो है उस समय भी बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया था। 90 से 2005 की बिहार की क्या स्थिति थी? जंगल राज जिसको कहते हैं, और वो हम लोगों ने जंगल राज नहीं कहा था, हम लोगों ने जो है ये थोड़ा शॉर्ट कहा बोलिएगा। था। तो आज जो है जंगल राज से मुक्ति, वो खौफ तो नहीं है जो 2005 तक जो ऐसे अपराधियों का खौफ इस बिहार के अंदर में लोगों में था, आज वो खौफ नहीं है। अपराध के कुछ जो है आंकड़े बढ़े हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन उस अपराध के आंकड़ों को कम करना, प्रशासन के लोगों को हिदायत लगातार दिया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम उस आंकड़ों को भी कम करने का काम करेंगे। अभी 22,000 जो है पिछले इसी जून महीने में 22,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। आने वाले समय में हम लगभग जो है 55,000 और पुलिस कर्मियों की भर्ती करने वाले हैं। निश्चित तौर पे उन पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से हम उसी प्रकार का जो है अपराधियों में खौफ पैदा करेंगे और सीधे जो है उस आंकड़े को, उस ग्राफ को भी हम एकदम जो 2005 से 10 के बीच का था, उसी प्रकार का माहौल हम खड़ा करने का काम करेंगे। जी असित जी, देखिए, प्रेम रंजन जी को आपने 3 बार मौका दिया, तीनों बार में उन्होंने एक ही बात बोली, वही बात वो लगातार दोहरा रहे हैं, तोता रटंत की तरह। पुलिस का 3 मुख्य काम है, सत्ता पक्ष मुझे जवाब दे दे, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम और प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में भाई आप ही देख रहे हैं 0 सन्नाटा। इन्वेस्टिगेशन इतना कमजोर होता है कि प्रोसिक्यूशन में जाके सबूत पुलिस नहीं दे पाती है और अपराधी छूट जाते हैं। दरअसल वो अपराधी होते ही नहीं है। किसी की गर्दन, अभी गुस्सा शांत करने के लिए पब्लिक का किसी भी की गर्दन पकड़ के लोग जेल भेज देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ सबूत तो मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसे छूटना ही है, वो बाद में जाके छूट जाता है। यही है बिहार पुलिस की सच्चाई। इसलिए तोता रटंत बयान आप लोग, अरे ये सारे चीज जो है आसिफ नाथ जी, ये सारे चीज 90 से 2005 के बीच में आप भी शासन में थे। उसी राजद के शासन में कांग्रेस भी साथ थी। उस समय ये नहीं नजर आता। अभिषेक जी को जंगल राज बिहार में था, उस समय तो आपको इन सारे चीजों को जानकारी देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इस प्रकार से कैसे जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ संतोष जी कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी वो दुखद है और बहुत जल्द जो भी साजिश करता है इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है,
इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, उद्भेदन होगा और सबकी जगह सलाखों के पीछे होगी। और जिस तरह से अन्य सभी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है, इसमें भी बिना रोक-टोक, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विपक्ष के लोग अपनी घटिया और ओछी राजनीति करते रहें, बयान देते रहें, राजनीतिक गिद्धों की तरह काम करते रहें, हम उनको रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन जो काम हमारा है, जो जवाबदेही हमारी है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और एक एक अपराधी को हम सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। प्रशासन और पुलिस के लोग, सरकार के लोग एकदम पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। ठीक है सारिका जी, अगला 1 मिनट आपका। देखिए, हम तो सुन रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता की भी बात मैंने सुनी, जदयू की प्रवक्ता की भी बात मैंने सुनी, और आपने भी सुना होगा संतोष जी कि इनके पास दलीलें क्या है। सरकार इनकी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इनकी है। बिहार की जनता जो है वो 14 करोड़ जनता जो है वो उनकी जिम्मेदारी जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के सामने है, और नीतीश जी के पास ही गृह विभाग है। और सबसे बड़ी बात है, हर क्रॉसिंग पे आप देख लीजिएगा, चेक पोस्ट इन लोगों ने लगा रखा है। आपका डीएल चेक कर ले रहे हैं, आपके हेलमेट है कि नहीं चेक कर ले रहे हैं, आप दारू लेके जा रहे हैं कि नहीं चेक कर ले रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से। ठीक है, संपर्क हमारा टूटा है, तब तक हम डॉक्टर संजय जी का रुख करेंगे, उसके बाद जैसे ही वो जुड़ती हैं उनकी बात को पूरा सुनवा देंगे दर्शकों तक। डॉक्टर संजय जी, अगला 1 मिनट आपका। जी, मैं यही कहता हूं कि सरकार, समाज, पुलिस और उसके साथ साथ मीडिया, सबका जब तक एक कंबाइंड इफेक्ट नहीं होगा। बिहार में अगर अपराध की घटनाएं होती है तो ये बिहारियों के लिए एक कोई बहुत सुखद बात नहीं है, ये बिहारियों के लिए कहीं ना कहीं से एक चिंता का सवाल उठता है। तो सरकार की इच्छा शक्ति, कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारियों का एक्शन और समाज में नैतिकता का अभाव। समाज में मैं नहीं कह रहा हूं कि कहां से उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, लेकिन अगर अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, अगर उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन न मिले तो उनको छुपने के लिए जगह कहां मिलेगी। कहीं न कहीं से उनको प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। तो मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक संरक्षण की भी जो बात होती है, वो राजनीतिक लोग, चूंकि आप समाज आपको देखता है एक मॉडल के तौर पर, आपकी जिम्मेवारियां बनती है कि अपराधियों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। आप अगर वो अपराधी हैं तो आप उनको सजा दिलाने के लिए आपकी भी भूमिका होती है, और समाज की भी बड़ी भूमिका होती है कि समाज में कारण जो हो, बेरोजगारी हो, कारण में अभाव हो, कारण में उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो, कारण में आपसी झगड़ा हो, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। केवल पुलिस के भरोसे आप चाहेंगे कि समाज से अपराध को आप खत्म कर देंगे, संभव नहीं है। समाज की भी जिम्मेदारी है। सबका कॉम्बाइंड इफेक्ट जब होगा तभी कोई समाज और कोई राज्य अपराध से मुक्त हो पाएगा। ठीक है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा और हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ा है, उसको लेकर विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो हर्ष क्या। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।